हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 2 थोड़े दिनों बाद आ रहा है। मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था बीच में, जो कि उसका रीजन आपको पता ही है, और अगर नहीं पता तो कम्युनिटी पोस्ट में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अब से कोशिश रहेगी कि वीडियोस रेगुलरली पोस्ट कर सकूं। थोड़ा सा टाइम टेबल एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी, तो अब वो हो चुका है ना। चलो, तो अब तो रोज वीडियोस आएंगी ऑलमोस्ट। आपको अकाउंट्स इकोनॉमिक्स की दोनों वीडियोस अब जैसे मैं पहले डालता था वैसे अब आपको रोज मिलेगी। चलो, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। और अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख के आओ, ताकि आपको और अच्छे से ये पार्ट समझ में आ जाए। ठीक है, उसकी लिंक मैं यहाँ पर भी आपके लिए डाल दूंगा। चलो आ जाओ। तो भाई अपन ने जो लास्ट पार्ट था, जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है, इसकी दो अप्रोचेस होती हैं। पहली अप्रोच होती है जहां पर एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर, तब हम इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जिसे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था डायग्राम्स के साथ, टेबल के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद में एक दूसरी अप्रोच है जिससे इक्विलिब्रियम पे हम पहुंच सकते हैं, दैट इज सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। जब सेविंग किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, तो एक और अप्रोच है जिससे अपन किस पे पहुंच सकते हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट पे या इक्विलिब्रियम इनकम पे। चलो आ जाओ, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो ऊपर आप देखो क्या लिखा है हेडिंग में, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, तो इस अप्रोच के थ्रू, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, जो इक्विलिब्रियम होता है, जीडीपी इनकम या आपका जीडीपी आउटपुट या आपका एक तरह से इक्विलिब्रियम आउटपुट जो आता है, अपन कब पहुंच सकते हैं उस पर, जब अपनी सेविंग किसके बराबर हो, जब आपकी सेविंग किसके बराबर हो, इन्वेस्टमेंट के बराबर। यानी कि जितना भी सेव कर रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या हो रहा हो, इन्वेस्ट हो रहा हो। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है भाई। सेविंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। सेविंग किससे रिलेट होती है, बिल्कुल इनकम से रिलेट होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, सेविंग्स होंगी। ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। और एक और चीज होती है भाई, सेविंग की डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है किसके साथ, इनकम के साथ। यानी कि अगर इनकम बढ़ रही है तो सेविंग भी बढ़ेगी, है ना। क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आफ्टर ए सम पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट सेविंग दैट पार्ट ऑफ इनकम। जब आपकी बहुत ज्यादा इनकम हो जाती है तो आप पूरी इनकम क्या नहीं करते बेटा, कंज्यूम नहीं करते, आप उसका कुछ पार्ट क्या करने लगते हो, सेव करने लगते हो। वहीं पे बोल रहे थे डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपकी सेविंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। तो सेविंग इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम एट द लोअर लेवल ऑफ इनकम। यानी जब इनकम कैसी होती है, कम होती है, तब सेविंग कैन बी व्हाट, सेविंग कैन बी नेगेटिव, है कि नहीं। जब आपकी इनकम कम होती है तब सेविंग क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ये भी हमने देखा था। ये कब होता है, ये तब होता है जब आपका कंजम्पशन ज्यादा है, किससे, इनकम से ज्यादा। जब आप अपनी इनकम के कंपैरिजन में कंजम्पशन कैसा कर रहे होते हो, ज्यादा कर रहे होते हो, तब आपकी सेविंग्स क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, बिकॉज एट द लोअर लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन में बी ग्रेटर देन इनकम। क्योंकि जब आपकी लोअर होती है इनकम, जब आपकी इनकम कम होती है, तो उस टाइम पे आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन कैसा हो रहा होता है, ज्यादा हो रहा होता है। और इनकम कैसी हो रही होती है, कम हो रही होती है, तो उस टाइम पे आपकी सेविंग्स क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं उनको शायद क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है। प्रीवियस पार्ट में मैंने समझाया था बेटा, क्योंकि क्या होता है ना, आपको बेसिक, आपकी सर्वाइवल के लिए आपको बेसिक खर्चा करना ही पड़ता है, आपकी इकोनॉमी को, आपकी गवर्नमेंट को, जो कि 3 खर्चे हैं, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। भले इकोनॉमी में अगर इनकम नहीं है तो लोगों को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए ये 3 खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए सरकार को भले ही क्या लेना पड़े, लोन लेना पड़े, इकोनॉमी को भले ही क्या लेना पड़े, लोन लेना पड़े। समझ में आया। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस सेविंग। क्योंकि अगर आप कंजम्पशन कर रहे हो लोन लेके, तो एक तरह से क्या है, डिस सेविंग है। क्योंकि जब आप इनकम जनरेट करोगे तो अब आप सेव नहीं करोगे, पहले आप अपने लोन चुकाओगे। ठीक है, इसलिए सो सेविंग बिकम्स नेगेटिव टू दैट एक्सटेंट। इसलिए उस टाइम पे सेविंग क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। आया समझ में, क्लियर है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, इन्वेस्टमेंट की। किसकी, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन को हमने यहाँ पे क्या रख रखा है बेटा, ऑटोनॉमस रख रखा है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इनकम बढ़े, चाहे इनकम घटे, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे ना हो, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, ऑटोनॉमस रहेगा। यानी जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा। समझ में आया, आ जाओ। तो एज रिगार्ड्स इन्वेस्टमेंट फंक्शन वी आर कंसिडरिंग ओनली ऑटोनॉमस। कैसा इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं हम यहाँ पे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली में ज्यादातर इस तरह का इन्वेस्टमेंट कौन करती है बेटा, गवर्नमेंट ही करती है। गवर्नमेंट को कभी कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रही है उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट वो करती ही है। उसे कहते हैं कौन सा इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट को लेवल ऑफ इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इस इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़े चाहे ना बढ़े,
क्या होता है, इस इन्वेस्टमेंट को किया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली इट इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन शूटिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट आप बनाओगे, यहाँ पे जब भी आप ग्राफ पे बनाओगे इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बस सीधी सी क्या खींच देना, एक स्ट्रेट लाइन खींच देना। वाई? बिकॉज इट इज एन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, लेवल ऑफ इनकम। समझ में आया? क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये देखो आप, ये है आपका टेबल, ठीक है। अब इस टेबल में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखो, जब आपकी इनकम क्या है, जब आपकी इनकम 0 है उस टाइम पे कंजम्पशन कितना है बेटा, 30। इज दैट क्लियर? जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। जब आपकी इनकम 0 होती है तो उस टाइम पे भी क्या कर रहे होते हैं अपन, कंजम्पशन कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, कंजम्पशन करना ही पड़ता है। इकोनॉमी छोड़ दो, खुद के बारे में ही सोच के देख लो, या किसी के बारे में सोचो जिसकी कोई इनकम नहीं है, 0 इनकम है। इज दैट क्लियर? तो वो क्या करेगा, वो सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेगा, फूड क्लोथिंग शेल्टर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वो कहां से पैसा लाएगा, या तो उसके पास ऑलरेडी जो सेविंग है उसमें से पैसा निकालेगा, डेट इज कॉल्ड डिस सेविंग, क्योंकि वो सेविंग्स क्या हो रही है, कम हो रही है। या तो वो क्या लेगा, लोन लेगा, डेट इज ऑल्सो व्हाट, डिस सेविंग, ठीक है। तो भाई इसलिए 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी क्या होता है, कंजम्पशन होता है। तो इस कंजम्पशन की वजह से सेविंग्स क्या हो जाती है बेटा, नेगेटिव हो जाती है, -30। और इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कितना भाई, 20 बताया था ना, गवर्नमेंट उन्हें करना ही पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, समझ में आया, 20। चलो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। फिर उसके बाद आप देखो, अब इनकम कितनी हो गई, 20। इज दैट क्लियर? कंजम्पशन कितना हो गया भाई आपका, 40 हो गया, ठीक है। अभी भी आपका सेविंग्स क्या है भाई, नेगेटिव। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, 20। तो ऐसे करते 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 ये देखो आप यहां पर आ जाते हो, जहां पर आपका जो सेविंग है क्या है, आपकी जो सेविंग है वो किसके बराबर हो जाती है, आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है। यानी जितना आपकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, उतना ही आपकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसे क्या बोला जाता है, इस टाइम पे मतलब इस टाइम पे जो भी आपका आउटपुट हो रहा होता है, इस टाइम पे आप जो भी इनकम जनरेट कर रहे होते हो, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम आउटपुट और दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इनकम। समझ में आया? वो क्यों बोला जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, उसके पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि इस टाइम पे जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, इस टाइम पे जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं, जितना भी उन्होंने प्लान्ड आउटपुट किया है, मतलब जितना भी इकोनॉमी में आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा आउटपुट क्या होता जा रहा है बेटा, कंज्यूम होता जा रहा है। जब वो पूरा का पूरा आउटपुट कंज्यूम होता जा रहा है, मतलब इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से इकोनॉमी में किसी भी तरह का कोई भी अनडिजायर्ड स्टॉक नहीं है। क्या नहीं है, किसी भी तरह का अनडिजायर्ड स्टॉक नहीं है। इस वजह से इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है, इक्विलिब्रियम इनकम या इक्विलिब्रियम आउटपुट, जहां पे सेविंग किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। चलो आगे आ जाओ। इसी को अपन ने काय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ पे, ठीक है। इधर देखो, तो इक्विलिब्रियम जीडीपी इनकम, उसका क्या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो इस फिगर में आप देखोगे कि भाई जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, और इक्विलिब्रियम जीडीपी और इनकम। देखो तो ई इज ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ई यानी ये आपका कौन सा पॉइंट है बेटा, यहाँ पे आपकी सेविंग किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट के बराबर है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे जो आपकी इनकम है, डेट इज 100, ये 0 से लेके 100, ये आपकी कौन सी इनकम है, ये आपकी जीडीपी है, ये आपकी इक्विलिब्रियम इनकम है, ठीक है। तो ओटी इज द इक्विलिब्रियम इनकम, दैट इज इक्विलिब्रियम जीडीपी, हाउ मच, 100। नाउ planned expenditure on output, that is aggregate demand, planned output, aggregate supply in economy, even when owing to the saving, entire income of the household is not converted into the expenditure। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई आपकी जितनी भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब जितना भी खर्चा हो रहा है, या जितना भी एक तरह से बोलूं इनकम हो रहा है, तो पूरा का पूरा इनकम काय में कन्वर्ट नहीं हो रहा, पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसका कुछ पार्ट क्या करा जा रहा है, सेव किया जा रहा है, इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। दिस इज बिकॉज loss of expenditure by way of saving is equally compensated by the gain of expenditure by way of investing। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपना कुछ पार्ट सेव तो कर रहे हैं, लेकिन उसको कंपनसेट कर दिया काय ने, इन्वेस्टमेंट ने। ठीक है, मतलब जितना यहाँ पे सेविंग हो रहा है उतना ही इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, भले ही इकोनॉमी में क्या हो रही है, सेविंग हो रही है, लेकिन उतनी ही इकोनॉमी में क्या हो रहा है बेटा, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट होने के वजह से, मतलब जितनी सेविंग है, मान के चलो यहाँ पे कितना है, हाँ सेविंग कितना था, 20 करोड़, ठीक है, उतना ही क्या हो रहा है, उतना ही इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जितनी इकोनॉमी में वो लोग सेव कर रहे हैं, उतना ही इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। जितना पैसा आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट करोगे, जैसे मान के चलो आपने 20 करोड़ की क्या लगाई, फैक्ट्री लगाई, देखा जाए तो 20 करोड़ की जब आप फैक्ट्री लगाओगे, यानी कि एक तरह से इकोनॉमी में 20 करोड़ की क्या जनरेट हुई, इनकम। इज दैट क्लियर।
उस इनकम की वजह से लोग क्या करेंगे, यस उस इनकम से वो लोग कंजम्पशन करेंगे। क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, यानी जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उस 20 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से उतने को वो क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करेंगे और क्या करेंगे, सेव करेंगे। इस वजह से जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरा का पूरा आउटपुट क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, और उसका कुछ पार्ट क्या कर लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा एज ए पार्ट ऑफ सेविंग्स। मतलब इनकम का कुछ पार्ट क्या कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो आपका सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है उसे बोला जाता है जीडीपी इनकम या इक्विलिब्रियम इनकम, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का क्या नहीं बच रहा है, अनडिजायर्ड स्टॉक नहीं बच रहा है। यहाँ पे ना तो प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है और ना तो यहाँ पे कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है। समझ में आया, क्लियर है। चलो, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बीइंग इक्वल, यहाँ पे मतलब जितना भी इनकम हो रहा है उतना ही खर्चा हो रहा है। ऑन द प्लान्ड आउटपुट बीइंग इक्वल, सो देयर इज नो अनवांटेड और अनडिजायर्ड स्टॉक। तो यहाँ पे किसी भी तरह का अनवांटेड या किसी भी तरह का अनडिजायर्ड स्टॉक इकोनॉमी में नहीं है। सो ऑफ द प्रोड्यूसर्स लेवल ऑफ इनकम जीडीपी इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस टाइम पे जो आपका लेवल ऑफ मतलब लेवल ऑफ इनकम और जीडीपी इज इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इस टाइम पे जो इनकम जनरेट हो रही है वो कौन सी इनकम है, वो इक्विलिब्रियम इनकम है। कौन सी इनकम, इक्विलिब्रियम, यानी इट इज ए स्टेट वेयर डू नॉट वांट टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन, वेयर वी डू नॉट वांट टू डिक्रीज अवर प्रोडक्शन। क्योंकि एक ऐसी मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या समझाया था मैंने, इट इज ए स्टेट ऑफ अनचेंज। इट इज ए स्टेट ऑफ अनचेंज, यानी हम ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमको ना तो प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है ना तो प्रोडक्शन घटाने की जरूरत है, क्योंकि हम एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं जहां पे जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उतना ही जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में किसी भी तरह का अनडिजायर्ड स्टॉक अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से किसी भी तरह का डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट देखो। तो क्या होता है, अब ये समझेंगे, व्हाट हैपेंस इफ सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेव ज्यादा कर रहे हैं। क्या ज्यादा कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस इफ सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। जरा खुद सोच के देखो, अगर लोग क्या करना चालू कर देंगे, अगर लोग सेव करना ज्यादा करेंगे और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में जितना भी प्लान्ड आउटपुट है वो क्या नहीं हो पाएगा, कंज्यूम नहीं हो पाएगा। उसे लोग क्या नहीं कर रहे, कंज्यूम नहीं कर रहे। जब लोग उसे कंज्यूम नहीं कर रहे तो उसकी वजह से क्या होगा, अनडिजायर्ड स्टॉक इकोनॉमी में बचेगा। तो जब वो अनडिजायर्ड स्टॉक इकोनॉमी में बचेगा, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेविंग ज्यादा हो रही है किसके कंपैरिजन में, इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, यानी लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं। ठीक, लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं और इन्वेस्ट कैसा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जब लोग सेव ज्यादा करेंगे इसका मतलब खर्चा कम कर रहे हैं। जब लोग खर्चा कम कर रहे हैं इसका मतलब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अरे यार लोग तो खर्चा कम कर रहे हैं। जब लोग खर्चा कम करेंगे तो क्या होगा, जब लोग खर्चा कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो प्रोड्यूसर ने आउटपुट प्रोड्यूस करा है, जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, वो उन्हें क्या नहीं कर रहे, कंज्यूम नहीं कर रहे। जब वो उन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में अनडिजायर्ड स्टॉक, यानी स्टॉक बिकेगा नहीं, स्टॉक पाइल अप हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम तुम खुद प्रोड्यूसर बन के सोचोगे, अरे यार स्टॉक तो बिका नहीं, तुम अगली बार तुम क्या करोगे, फॉर द नेक्स्ट टाइम व्हाट यू विल प्लान, नेक्स्ट टाइम तुम क्या करोगे, तुम अपना प्रोडक्शन कम कर दोगे। क्या कम कर दोगे, प्रोडक्शन कम कर दोगे। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। देखो इधर, सो इन केस ऑफ सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी लेस देन व्हाट इज नीडेड टू बाय द प्लान्ड आउटपुट, यानी कि जब लोग सेव ज्यादा करेंगे तो उनका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है ओवरऑल इकोनॉमी का वो कम होगा, किसके कंपैरिजन में, जितना उस प्लान्ड आउटपुट को खरीदने के लिए खर्चा करना चाहिए। तो मतलब लोग खर्चा कम करेंगे जिसकी वजह से जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो क्या नहीं हो पाएगा, कंज्यूम नहीं होगा, वो लोग खरीदेंगे नहीं, बचेगा। तो इससे क्या होगा, some output will remain unsold and producer will have undesired stock to clear there, the producer would now plan lesser output। अब अगली बार के लिए प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा, अब खुद ही समझ में आ गया होगा तुमको कि अगली बार क्या तुम ज्यादा बनाओगे, नहीं, तुम अगली बार के लिए कम प्रोड्यूस करोगे। तो लेसर आउटपुट वुड मीन लेसर इनकम, क्योंकि जब तुम कम आउटपुट प्रोड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम बेचोगे कम इनकम होगा, या ऐसा समझो कि जब तुम कम आउटपुट प्रोड्यूस करवाओगे तो एक तरह से इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। क्यों, क्योंकि तुम क्या करोगे, तुम कुछ एम्प्लॉइज को निकाल दोगे जिसकी वजह से इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेसर इनकम। लेसर इनकम वुड मीन लेसर सेविंग, लेसर इनकम की वजह से लेसर सेविंग। द प्रोसेस वुड कंटिन्यू, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक सेविंग इज इक्वल्स टू क्या ना हो जाए, इन्वेस्टमेंट हो जाए। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, समझो जरा अच्छे से। जैसे ही लेसर आउटपुट बनेगा, क्या बनेगा, जैसे ही लेसर आउटपुट बनेगा तो इनकम क्या हो जाएगी, कम। क्या कम होने लगेगी, इनकम। जैसे जैसे इनकम कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या कम हो जाएगा, सेविंग्स कम होगी ना, क्योंकि इनकम और सेविंग की कैसी रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
तो अभी इनकम, अभी सेविंग्स कैसी है, ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कैसा है, कम है। तो जैसे ही इनकम कम हुआ, क्या कम हुआ, इनकम कम हुआ, तो सेविंग्स क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। वो तब तक कम होने लगेगी जब तक वो इसके बराबर ना आ जाए, इन्वेस्टमेंट के बराबर ना आ जाए। आगे समझ में? Thus, equality between saving and investment is restored through change in the level of income. तो इनकम का लेवल चेंज करके सेविंग किसके बराबर आ जाती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है, और हम क्या रिस्टोर कर लेते हैं, वापस से अपना इक्विलिब्रियम रिस्टोर कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से जब इक्विलिब्रियम रिस्टोर होता है तो ऐसे टाइम पे आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कम हो जाता है। चलो आ जाओ। व्हाट हैपेंस इफ सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट? अब सेविंग क्या हो रही है, कम, लोग बाग इन्वेस्टमेंट कैसी कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब लोग सेव कम कर रहे हैं और लोग इन्वेस्ट कैसी कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सुनो, जब लोगों की सेविंग कम है, ठीक, और लोग इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो जब लोग इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं ना, तो इसकी वजह से होता क्या है, मतलब यहाँ पे खर्चा ज्यादा है। क्या ज्यादा है, खर्चा लोग ज्यादा करना चाह रहे हैं, लेकिन उस खर्चे के कंपैरिजन में अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज कैसी हैं, कम है। यानी अब उल्टा हो गया, बस इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बच रहे थे, ठीक है, यहाँ पे अनडिजायर्ड स्टॉक हो रहा था क्योंकि लोग सेविंग ज्यादा कर रहे थे, खरीद कम रहे थे। अब यहाँ पे लोग खरीदना ज्यादा चाहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, मतलब वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि क्या होगा ना, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब ज्यादा इनकम यानी ज्यादा कंजम्पशन। अब ज्यादा कंजम्पशन की वजह से क्या होगा, मतलब यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, लोग खरीदना ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जो प्लान्ड आउटपुट है वो उसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। मतलब यहाँ पर किसका नुकसान हो रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है। मतलब उसने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, उसने जो प्लान्ड आउटपुट बनाया वो कम है एज कंपेरिजन टू द एक्सपेंडिचर, दैट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बाय द हाउसहोल्ड्स। आ जाओ, चलो, तो इन केस सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी वुड बी ग्रेटर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय द प्लान्ड आउटपुट। समझ में आया? लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और जो प्लान्ड आउटपुट यानी अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है वो कैसी है, कम है, तो सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं। सो इट इज सिचुएशन ऑफ हायर एग्रीगेट डिमांड देन एग्रीगेट सप्लाई, सो द प्रोड्यूसर वुड सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर के जो गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने बना के रखे हैं और लोग जो खर्चा करना चाह रहे हैं तो वो कम है, गुड्स एंड सर्विस कम है, और लोग खर्चा कैसा करना चाह रहे हैं, ज्यादा, तो ये तो सब तो बिक जाएंगे। अब इनके बिकने की वजह से क्या होगा, अब जो और भी जो हाउस होल्ड है जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करना चाहते हैं उनको गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर जो अनफुलफिल्ड डिमांड है उसे पूरी नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसको क्या होगा, लॉस होगा। समझ में आया? जरा एक सिंपल से एग्जांपल से समझना। मान के चलो कि तुम एक मोबाइल कंपनी हो, ठीक है, तुमने 500 मोबाइल मार्केट में निकाले, लेकिन लोग खरीदना चाहते हैं 750 मोबाइल, 750। चलो तुमने 500 तो बेच दिए, वेरी गुड, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम जो 250 नहीं बेच पाए ना, 250 नहीं बेच पाए, तो वो भी तुम्हारा क्या है, नुकसान है ना एक तरह से। एज ए प्रोड्यूसर इट इज योर लॉस। सो दिस विल प्रमोट, तो ये क्या प्रमोट करता है, दिस प्रोड्यूस द प्रोड्यूसर टू प्लान द हायर आउटपुट, द हायर आउटपुट वुड मीन हायर इनकम एंड द हायर इनकम वुड मीन हायर सेविंग। तो नेक्स्ट टाइम के लिए एज ए प्रोड्यूसर व्हाट यू विल डू, नेक्स्ट टाइम आप जब प्रोडक्शन करने निकलोगे तो आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, कैसा प्रोड्यूस करोगे, यस, नेक्स्ट टाइम आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। आप सोचोगे कि अरे यार पिछली बार करा था अपने, और भी डिमांड थी लेकिन अपन फुलफिल नहीं कर पाए, तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोड्यूस करने जाओगे आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, ज्यादा प्रोड्यूस करोगे मतलब ज्यादा आउटपुट बनाओगे, ज्यादा आउटपुट बनाओगे मतलब ज्यादा इनकम होगी। क्यों? क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन मतलब वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन मतलब इनकम जनरेशन। इज दैट क्लियर? बिकॉज टू इंक्रीज योर आउटपुट इन अ शॉर्ट रन व्हाट यू विल डू, यू विल एम्प्लॉय, ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या जनरेट होगा बेटा, इनकम जनरेट होगा। तो जैसे ही आउटपुट बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली इनकम विल इंक्रीज, और इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, यस, सेविंग बढ़ेगी। अब यहाँ पे अभी सेविंग कम है, अब धीरे धीरे यहाँ पे इनकम बढ़ने की वजह से आपकी जो सेविंग्स है वो बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग भी बढ़ेगी, वो तब तक बढ़ेगी जब तक सेविंग किसके बराबर हो जाए, इन्वेस्टमेंट के बराबर। चलो आगे देखते हैं। तो ये अपन ने यहां तक देख लिया। सो द प्रोसेस वुड कंटिन्यू टिल सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। हियर अगेन द इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज रीस्टोर्ड थ्रू द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। चलो भाई, यहाँ पे भी अपन ने जो एक तरह से जो पैरिटी थी इन दोनों के बीच में जो रीस्टोर करी, वो कैसे रीस्टोर करी, चेंज इन इनकम। किसमें? इनकम में चेंज होने के वजह से। चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। व्हाट इज दिस? देयर इज अ शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम में क्या आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है। इक्विलिब्रियम में शिफ्ट किस वजह से आता है कि भाई इंपैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर इकोनॉमी में क्या कर दिया जाए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए,
तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो इक्विलिब्रियम है बेटा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। देयर विल बी अपवर्ड शिफ्ट इन योर इक्विलिब्रियम। व्हाई? बिकॉज एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल क्रिएट एडिशनल इनकम। एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या क्रिएट होगा, एडिशनल इनकम क्रिएट होगा। एडिशनल इनकम क्रिएट होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है लोग एडिशनल डिमांड करेंगे, एडिशनल डिमांड की वजह से एडिशनल सप्लाई होगी, जिसकी वजह से आपका जो इक्विलिब्रियम है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखते हैं, सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि जैसे ही आप क्या बढ़ाते हो बेटा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो, तो उसकी वजह से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने की वजह से ऑब्वियस सी बात है लोगों की एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। सो अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन शिफ्ट्स अपवर्ड, जिसकी वजह से आपका जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में अपन देख सकते हैं, दैट इज इंपैक्ट्स द इक्विलिब्रियम जीडीपी, जिसकी वजह से किसके ऊपर असर पड़ता है, आपकी इक्विलिब्रियम जीडीपी के ऊपर असर पड़ता है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, ओजे इज द इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी, ये जो अपना ओजे था, ठीक है, ये पहले का था। ठीक, फिर उसके बाद में क्या हुआ, अपन ने क्या करा बेटा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया इकोनॉमी में। एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने के वजह से आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पहले की आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या थी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, सबको पता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये जो आप गैप देख रहे हो ये क्या है, इसकी वजह से जो आपका एग्रीगेट डिमांड जो शिफ्ट हुआ है वो किसकी वजह से शिफ्ट हुआ है, इट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से। यानी यार न्यू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स प्लस change in investment. So due to the additional investment, that is change in investment, so the aggregate demand function shifts upward. This is now indicated by this. ठीक है, ये बेटा ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स चेंज। ठीक है, तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस यस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब इसके वजह से क्या होगा, सिंपल सी बात है बेटा, ये देखो ये आपका पहले का एग्रीगेट डिमांड है, जैसे ही आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करोगे किसमें, इकोनॉमी में, उसके वजह से क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, और इनकम जनरेट होने की वजह से इकोनॉमी में क्या बढ़ेगा, यस एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी उनकी, और डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन बढ़ता है, मतलब डिमांड बढ़ती है। ठीक है, आ जाओ, इट कॉजेज एन इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम जीडीपी फ्रॉम ओजे टू ओके। तो इसी की वजह से क्या होता है, आपका जो पहले जो आपका इक्विलिब्रियम था, जो कि क्या था, ओजे था, इक्विलिब्रियम इनकम आपकी ओजे थी, इक्विलिब्रियम आउटपुट आपका ओजे था, वो बढ़ के कितना हो गया, वो ओके हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर? ठीक है, अब जरा यहाँ पे अपने को एक चीज और देखना है, वो अपन आगे देखेंगे। वो क्या देखना है, जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, देखना कितना सा है ना, इन दोनों के बीच का जरा डिस्टेंस देखो, और ये कांस्टेंट है ना। अब जरा यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये जो इनका गैप है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है, जरा देखो ज्यादा है कि नहीं है कि नहीं, ज्यादा है ना। तो इसका मतलब ये है बेटा, जब आप इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या करते हो, जब आप इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है, यस उस इनकम का, सॉरी उस इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो उससे कई गुना ज्यादा क्या बढ़ाता है, वो इनकम बढ़ाता है। समझ में आया? तो ये प्रूफ है, ये जो डायग्राम है ना, ये इसका प्रूफ है, दिस इज द प्रूफ, इज दैट क्लियर, दिस गैप बिटवीन सी चेंज इन इन्वेस्टमेंट ई एफ, जो इनका जो गैप है, एंड सी द गैप ऑफ जेके का जो गैप है, मतलब जो इनकम बढ़ी है सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट की वजह से, इनके गैप की वजह से, और ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़, देखो डबल लग रहा है, ऑलमोस्ट डबल। ये देखो यहाँ मेरी ऑलमोस्ट एक उंगली आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो देखो 2 उंगलियां आ रही है, डबल हो गया इनकम। इन्वेस्टमेंट मान लो 100 करोड़ है, लेकिन इनकम कितनी जनरेट हुई, 200 करोड़, मल्टीप्लाई। समझ में आ गया, क्लियर है? क्योंकि जब इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जाता है तो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम क्या होती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। यानी कि अब यहाँ पे अपन काय पे आ गए हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट पे। ये देखो इधर आओ, सो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज व्हाट, मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो जो एडिशनल इनकम होती है ना, एडिशनल इनकम में मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इसका मतलब आप इन्वेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आप इन्वेस्ट कर रहे हो कितना, 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, बट एट 100 करोड़ कैन जनरेट इनकम ऑफ 200 करोड़, इट कैन जनरेट इनकम ऑफ 300 करोड़ ऑल्सो। इज दैट क्लियर? दिस डिपेंड्स अपॉन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जितना ज्यादा लोगों का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगा, जितना लोग आपकी इकोनॉमी में कंज्यूम ज्यादा करेंगे, उतना ज्यादा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ, अगर किसी ने 50,000 रुपए लगा के अगर चाय का ठेला खोला है,
क्या खोला है? किसी ने अगर 50,000 रुपए लगा के चाय का ठेला खोला है, लेकिन उसका जो मतलब जो कंजम्पशन है रोज का, उसकी चाय का जो कंजम्पशन है रोज का वो बहुत ज्यादा है, उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं कंज्यूम करने, तो आप खुद सोचो कि वो 1 साल के अंदर अंदर, या मैं कह रहा हूँ 2 साल के अंदर अंदर उस 50,000 से कितनी ज्यादा इनकम क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। सेम ये काय में होता है, इकोनॉमी में भी होता है। इन्वेस्टमेंट से क्या आता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। जो आप इन्वेस्ट करते हो, क्या करते हो, जो आप इन्वेस्ट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट से इनकम क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पे कुछ ये मत सोचना कि अरे सर इन्वेस्टमेंट में तो नुकसान भी होता है। यहाँ पे अपन किसी बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपन काय की बात कर रहे हैं बेटा, इकोनॉमी की। किसकी? इकोनॉमी की। समझ में आया कि नहीं? अब इकोनॉमी में क्या चलता है, इकोनॉमी में ऐसा चलता है भैया, एक का फायदा दूसरे का क्या है, नुकसान है, और एक का नुकसान दूसरे का क्या है, फायदा है। या ऐसा बोलूं कि भाई एक का एक्सपेंस दूसरे का क्या है, दूसरे का इनकम है। इसलिए यहाँ पे ये क्या चलता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट चलता है। इधर आओ। So figure owing to the additional investment, level of income increases from OJ to OK. Increase in income is equals to JK. Compare it with the size of the additional investment, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं. That is change in investment is equals to EF. You will find that increase in the income is more than the increase in the investment. So this offers the conclusion that additional investment carries a multiplier effect on the level of GDP income. समझ में आ गया कि नहीं है? अब ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है। जैसे अगर आपने 100 करोड़ इन्वेस्ट करे हैं किसमें, इकोनॉमी में, तो 100 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद अब इनकम भी कितने की जनरेट होगी, 100 करोड़ की। क्या पूरी की पूरी इनकम को सेव कर लिया जाएगा? नहीं। हमने पढ़ा है इनकम इज इक्वल्स टू यस कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो अब जो इनकम जनरेट हुई है 100 करोड़ की, उस 100 करोड़ की इनकम में से अगेन देयर विल बी कंजम्पशन ऑफ 50 करोड़। अब वो 50 करोड़, हमने क्या पढ़ा, 50 करोड़ अगर कंज्यूम हो रहा है तो 50 करोड़ क्या हो रहा होगा, सेव हो रहा होगा, क्योंकि MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे है क्या वो, चलो आ जाओ। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, उसका मैकेनिज्म कैसा होता है, मतलब कैसे वो क्या करता है, काम करता है। इधर आओ। तो भाई जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है, एडिशनल इनकम क्या कोर्स करता है, एडिशनल इनकम की वजह से इकोनॉमी में एडिशनल इनकम जनरेट होती है, एडिशनल आउटपुट जनरेट होता है, सॉरी, है ना। इस एडिशनल आउटपुट की वजह से क्या जनरेट होता है, इस एडिशनल आउटपुट के वजह से इनकम जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि आप आउटपुट यानी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन यानी इनकम जनरेशन इन द इकोनॉमी। सो वी हैव नोटेड दैट इंक्रीज इन द आउटपुट दैट इज इंक्रीज इन द इनकम। तो हमने क्या देखा कि भाई चेंज इन इनकम इज मेनी टाइम्स, यानी कि इनकम ज्यादा टाइम क्या होगी, चेंज होगी, मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? भले ही आपने 100 करोड़ इन्वेस्ट करा है, बट वो 100 करोड़ जो है ना, मल्टीप्लाई होके उससे कितनी इनकम जनरेट होगी, 200 करोड़ की, 300 करोड़ की। समझ में आया? सो द फैक्टर बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोला जाता है। द फैक्टर बाय विच इंक्रीज इन आउटपुट, यानी कि आपका जो इंक्रीज है किसमें, आउटपुट में, या जो आपकी इनकम है जो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन, यानी आपकी इनकम क्या है, इनकम ज्यादा बढ़ रही है किसके कंपैरिजन में, आपके चेंज इन इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, एडिशनल इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन। इट इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और आउटपुट मल्टीप्लायर। जैसे या तो अपन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं या आउटपुट मल्टीप्लायर बोलते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आउटपुट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, सेम ही है। चलो, so it is measured as the ratio between the increase in the output और इनकम एंड इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? तो इसको कैसे मेजर किया जाता है, देखो यहाँ पे अगर सीधा यहाँ नीचे आ जाओगे तो ये आपका मल्टीप्लायर, के रिप्रेजेंट मल्टीप्लायर, चेंज इन इनकम डिवाइडेड व्हाट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। समझ में? अब जैसे मान के चलो कि आपने इकोनॉमी में एडिशनल कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी, 100 करोड़ की, लेकिन इस 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमी में इनकम में कितना चेंज आया, मान के चलते हैं इकोनॉमी में 300 करोड़। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट करा था ओनली 100 करोड़ का, लेकिन इन 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमी में इनकम में कितना चेंज आया, 300 करोड़। मतलब इनकम बढ़ के 300 करोड़ से बढ़ गई। मतलब पहले आपकी इनकम थी 1000 करोड़, अब वो बढ़ के कितनी हो गई, 1300 करोड़। तो चेंज इन इनकम कितना आया, 300 करोड़। इसको अपन जैसे इससे कट करेंगे कितना टाइम्स आया बेटा, 3 टाइम्स। Is that clear? So likewise you can measure कि भाई if we have investment 100 करोड़ in the economy, तो 100 into 3 how much, 300, 100 into 4 400। मतलब अब अगर आप करते जाओगे तो आप मल्टीप्लायर से पता करोगे कि भाई अगर इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इनकम में कितना चेंज आ सकता है।
चलो तो देखो, सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और आउटपुट मल्टीप्लायर रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि भाई नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट एक्सीड्स द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, सो इट इज मेजर्ड एज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन इनकम। तो उसे इस तरह से क्या करा जाता है, मेजर किया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो तो कहां मेंशन कर देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चलो, सो रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। भाई इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसी रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्यों है इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप? उसके पीछे का रीजन क्या है, इधर सुनो। अपन बात कर रहे हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट का। किसका? एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? अब ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी एक तरह से चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है एडिशनल कंजम्पशन। इज दैट क्लियर? है ना? मतलब जो चेंज इन इनकम का जो वो चेंज इन कंजम्पशन आता है वो होता है, मतलब ये भी एक तरह से एडिशनल कंजम्पशन हुआ। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्यों है इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप? उसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है और अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है, क्या है? अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है, यानी लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एडिशनल इनकम का ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब इनकम भी कैसी बढ़ेगी? ज्यादा बढ़ेगी। समझ में आया? मतलब मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा? ज्यादा होगा। तुम खुद सोचो ना, अगर तुम इकोनॉमी में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 100 करोड़ इन्वेस्ट करने से तुम क्या करोगे? 100 करोड़ का आउटपुट मार्केट में निकाल रहे हो। 100 करोड़ का आउटपुट अगर तुम इकोनॉमी में मतलब प्रोड्यूस कर रहे हो, तो अगर लोगों का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी लोग अपनी एडिशनल इनकम का ज्यादा पोर्शन क्या करेंगे? खर्चा करेंगे, तब जब वो खर्च करेंगे तभी तो वो तुम्हारे गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। जब वो तुम्हारे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे तो तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है वो काय में कन्वर्ट होगी? इनकम में कन्वर्ट होगी। अब यहीं पे सोचो कि अगर तुम 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके तुम 100 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज, या ठीक है अगर तुमने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा है तो ऑब्वियस सी बात है 60-70 करोड़ के तुमने अगर गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस करके निकाले हैं, तो अगर लोगों का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है, यानी कि लोग अपनी एडिशनल इनकम का, कौन सी इनकम का? एडिशनल इनकम का कम पार्ट क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो क्या तुम्हारे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में क्या वो बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। तो क्या इनकम ज्यादा जनरेट होगी? नहीं होगी। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? इसलिए एमपीसी और मल्टीप्लायर का कैसा इफेक्ट होता है, इन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो कैसी है भाई? डायरेक्ट है। मतलब जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा मल्टीप्लायर, उतनी ज्यादा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना ज्यादा इनकम में कन्वर्ट होता जाएगा, उतना ज्यादा टाइम्स वो इनकम में कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन जितना कम आपका एमपीएस है तो मल्टीप्लाई भी कम होगा। आ जाओ, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसी रिलेशनशिप है भाई? इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द एमपीसी। हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी किसकी? मल्टीप्लायर की, यानी एमपीसी की, तो उतना ज्यादा क्या होगा? हायर द मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा, उतना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट काय में कन्वर्ट होगा? इनकम में कन्वर्ट होगा। और जितना कम एमपीसी होगा उतना कम आपका इन्वेस्टमेंट काय में कन्वर्ट होगा? इनकम में कन्वर्ट होगा। सो इनफैक्ट मल्टीप्लायर इज ऑफन एस्टिमेटेड विद द रेफरेंस टू एमपीसी अस अंडर। लो भाई ये दे रखा है, तो k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। याद आया? 1 माइनस एमपीसी मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सेविंग की। इधर देखो, पता है ना, याद है ना? एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। इसको अगर मैं इधर ले जाऊं 1 माइनस एमपीसी, ये लो, आया कि नहीं आया? तो मतलब ये एक्चुअल में यहाँ पे कौन है? यहाँ पे एमपीएस ही है। कौन है भाई? एमपीएस। समझ में आया? मतलब कि लोग जितना कम सेव करेंगे, उल्टा हो गया, इसका भी रिलेशनशिप आगे देखने वाले। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? लोग जितना कम सेव करेंगे उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। दैट इज द रीजन यहाँ पे क्या लिखा है? 1 माइनस एमपीसी। इज दैट क्लियर? क्योंकि लोग जितना कम, क्योंकि जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा सेविंग क्या होगा? कम होगा ना। इधर देखो, अगर एमपीसी 0.8 है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा? 0.20 होगा। एमपीसी अगर 0.9 है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा? 0.10 होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो गया? सेविंग। तो मतलब जितना लोग कम सेव करेंगे उतना ज्यादा वो क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब यस, मल्टीप्लाई कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अपन रख के देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.75 ले लो, ठीक है।
तो मतलब कि k इज इक्वल्स टू 1 को किससे डिवाइड करना है बेटा 0.25 सॉरी 0.25 से, किससे 0.25 से, तो कितना आएगा 4 टाइम्स। आई बात समझ में? इज दैट क्लियर? चलो अगर अपन चाहें तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, अपन एक काम करते हैं एमपीसी को कम कर सॉरी बढ़ाते हैं, ठीक है एमपीसी को बढ़ाते हैं, एमपीसी को बढ़ा के अपन ने कर लिया 80% या 0.80, तो अगर k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.80, देखो बढ़ाया ना, एमपीसी बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लायर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब कि नीचे आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.20। जब मैं 0.20 से 1 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बेटा 5 टाइम्स, कितना आएगा 5 टाइम्स। आया समझ में? क्लियर है? क्लियर? चलो लास्ट कौन की रिलेशनशिप, इनकी रिलेशनशिप कैसी होती है, उल्टी होती है। रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। एमपीएस क्या है बेटा, एमपीसी का बिल्कुल उल्टा है कौन, एमपीएस, तो रिलेशनशिप भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। समझ में आया? थोड़ा स्मार्ट स्टडी भी किया करो, उल्टा कर दो। अगर एमपीसी के वजह से अगर मल्टीप्लायर क्या हो रहा है, मतलब अगर एमपीसी बढ़ रहा है तो मल्टीप्लायर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एमपीसी घट रहा है तो मल्टीप्लायर भी क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई होगा अगर एमपीसी बढ़ेगा तो, और अगर एमपीसी घटेगा तो आपका इनकम क्या, सॉरी आपका इन्वेस्टमेंट कम मल्टीप्लाई होगा, मतलब वो इनकम में कम जनरेट होगा। मतलब कि एमपीएस और इसकी रिलेशनशिप कैसी है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है बिल्कुल। मतलब जितना ज्यादा एमपीएस होगा, लोग जितना ज्यादा सेव करेंगे उतना कम आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगा बेटा इनकम में। समझ में आया? क्योंकि लोग सेव कर रहे हैं ना, आपने जो भी इन्वेस्ट करा है, जो भी आप गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो, लोग खरीद नहीं रहे, तो वो इनकम में कन्वर्ट कैसा होगा, नहीं होगा, कम होगा। समझ में आया? तो वैसे ही अगर एमपीएस कम है, लोग सेव कम कर रहे हैं, तब आपका जो मल्टीप्लायर है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप और वी कैन से देयर इज ए इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। चलो देखते हैं इसको। सो देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीएस लोअर द मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गया? क्लियर है? क्योंकि लोग सेव ज्यादा करेंगे, अगर वो अपनी एडिशनल इनकम का सेव ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कम कन्वर्ट होगा काहे में, इनकम में, इसलिए मल्टीप्लायर भी कैसा होगा, कम होगा। लेकिन अगर लोग कम सेव कर रहे हैं, हायर की जगह यहां लगा दो लोअर, तो ये क्या हो जाएगा, हायर। समझ में आ गया? वाइस वर्सा का सबको मतलब पता ही है। सो मल्टीप्लायर इज एस्टिमेटेड विद रेफरेंस टू एमपीएसएस अंडर, ये लो पिछले उसमें ही समझा दिया, समझाया कि नहीं समझाया? क्योंकि 1 माइनस एमपीसी क्या है, 1 माइनस एमपीसी एमपीएस है, ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर? सॉरी यहाँ पे ये लाइन चेंज करना भूल गया, क्योंकि जब मैंने ये लिखा था तो बस क्या कर दिया, जो आगे लिखा है बस उसी का क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया। समझ में आया अच्छे से? क्लियर है? आई होप आज अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आगे का पार्ट भी समझा सकता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। अच्छे से समझ में आया, बढ़िया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कर देना, ठीक है? चलो तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।